हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं भाई एसके गुरुकुल यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज की टीम चलिए समझते हैं यूनिट नंबर 13 को, जिसका नाम है भाई रक्षात्मक भेदभाव बनाम निष्पक्षता का विस्तार। दोस्तों, ये वाला जो यूनिट है, यूनिट हमारा ये वाली इस वाली बुक से है, जिसका नाम है भाई बीपीएससी 131। दोस्तों, ये इग्नू का कंटेंट है, जो कि फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए कंटेंट है। साथ के साथ आपको बता दूं, ये वाला जो यूनिट है अब किसी वाली वीडियो में खत्म हो जाएगा, तो इसके अलावा और कोई भी आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और जो भी मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ भाई, सारा का सारा एग्जाम ओरिएंटेड है। और इस वाली यूनिट से आपके एग्जाम में सीधे से 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और वीडियो को बड़े तरीके से समझना, ठीक है दोस्तों। चलिए खैर वीडियो कर देते हैं फाइल स्टार्ट और समझते हैं वीडियो का आज का पहला टॉपिक। तो आज के पहला टॉपिक हमारा यही है कि रक्षात्मक भेदभाव होता क्या है। तो देखो, रक्षात्मक भेदभाव से सीधा सा मतलब ये है कि जब किसी समाज में कुछ लोगों को लंबे समय तक क्या भेदभाव या फिर अन्याय झेलना पड़ता है, तो फिर हम उन्हें क्या बराबर पर लाने के लिए उनको क्या बराबर पर लाने के लिए सरकार कुछ ऐसी ट्रीटमेंट करती है, सरकार उनको कुछ विशेष अधिकार प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं रक्षात्मक भेदभाव। क्या कहते हैं भाई? रक्षात्मक भेदभाव, जहाँ पर हम उनकी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर उनका भेदभाव हो रहा था वहाँ पर उनकी हम क्या कर रहे हैं? रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं रक्षात्मक भेदभाव। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि रक्षात्मक भेदभाव क्या होता है। दोस्तों, अब चलिए समझते हैं कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, यानी रक्षात्मक भेदभाव जो है इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। तो रक्षात्मक भेदभाव के मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ पर पहला क्या है? समानता स्थापित करना। जब जिस तरह से सोसाइटी में जो जो समुदाय पहले से रह रहा है, ठीक है, जो समुदाय पिछड़ गया है, वो भी तो कहीं ना कहीं समुदाय, जो समुदाय पिछले कई सदियों से पिछड़ा हुआ है, वो भी तो कहीं ना समाज का हिस्सा है, वो भी देश का हिस्सा है। तो उनके साथ भी क्या समान व्यवहार होना चाहिए, ठीक है, समान चीज़ें स्थापित होनी चाहिए। जिस प्रकार से समाज में अन्य लोगों का क्या है रवैया है, उस हिसाब से उनका भी क्या अपना तालमेल होना चाहिए, उनकी भी इस तरह से बातचीत होनी चाहिए, उनके लिए भी कानून व्यवस्था सभी के लिए क्या सेम होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और क्या यहाँ पर हो सकता है? इसका मुख्य उद्देश्य एक ये भी है कि सामाजिक न्याय देना। जिस तरह से समाज में रहने वाले हर समुदाय के बंदे को न्याय मिलता है, ठीक है, सामाजिक न्याय मिलता है, समाज उसको न्याय दिलवाता है। तो वो जो लोग हैं, चाहे वो एससी कैटेगरी के हों या एसटी कैटेगरी के हों या फिर ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस के हों या फिर किसी भी समुदाय से बिलोंग करते हैं, यहाँ फिर आदिवासी समुदाय के भी लोग क्या हों, लेकिन सभी क्या है? समाज के हिस्सा हैं। तो सभी को भाई सामाजिक न्याय मिलना भी क्या है? बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब हम इसी में समझते हैं कि क्या इसका जो उद्देश्य एक ये भी है कि पिछड़े वर्गों का विकास करना। जो वर्ग पिछड़े हैं, ठीक है, जैसे कि कौन सा वर्ग पिछड़ा हुआ है? जैसे कि आदिवासी जो समुदाय है वो कैसा पिछड़ा वर्ग है। तो ये जो पिछड़े वर्ग हैं ये भी तो कहीं ना देश का हिस्सा ही है। ये भी क्या है? देश का हिस्सा है। ये भी तो राष्ट्र के जीडीपी में अपना योगदान देते हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। और इसके बाद में अवसरों की बराबरी लाना। जिस प्रकार से सोसाइटी में जो अन्य जो सभ्य लोग हैं उनको पर्याप्त मात्रा में उनके लिए संसाधन है, तो उसके बाद में जो पिछड़े हुए लोग हैं जिनके पास आर्थिक स्थिरता इतनी अच्छी नहीं है, आर्थिक संपत्ति इतनी अच्छी नहीं है, आर्थिक सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं है, तो उनको भी क्या बराबरी पे लाना है। उनको भी तो कम से कम रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक चीज़ें हैं उनको भी तो क्या पूरा होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो यही थे इसके कुछ मुख्य उद्देश्य है। चलिए दोस्तों, अब मैं समझाता हूँ आपको इसके उदाहरण के थ्रू, ताकि जो आपको रक्षात्मक भेदभाव जो है और डिटेल से और बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। तो इसका उदाहरण में देखो, जैसे कि शिक्षा में आरक्षण। आज के समय में क्या है कि शिक्षा में आरक्षण मिलता है लोगों को। जैसे कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे होते हैं या फिर जो पीडब्ल्यूडी के बच्चे होते हैं, यानी पर्सनल विद डिसेबिलिटी, या फिर सीडब्ल्यूएसएन के जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हम बात करें कि जो लोग एससी एसटी, ठीक है, या फिर ओबीसी ईडब्ल्यूएस समाज से जो भी आते हैं उनके लिए भी क्या है? शिक्षा में आरक्षण है, ठीक है। कहीं पर 25 सीटें रिजर्व हैं लोगों के लिए पहले ही से। और उसके बाद में जो भी सरकारी नौकरी में क्या इनको कोटा मिल जाता है। क्या मिल जाता है? इनको कोटा मिल जाता है, जिस हिसाब से जो सोसाइटी में जो जनरल समुदाय के जो लोग हैं, ठीक है, जो क्षत्रिय समुदाय के लोग हैं, जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जो ऊंचे दर्जे वाली कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, ठीक है। एक पढ़ा लिखा जो सभ्य आदमी होता है वो इन जातिवाद के चक्कर में कभी नहीं पड़ता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन भाई ये कि सोसाइटी की अपनी एक अलग मतभेद है, ठीक है, अपनी एक अलग धारा है, इसको खैर साइड में करते हैं। तो बात सीधी इस करते हैं कि सरकारी नौकरी में लोगों को क्या मिलता है? कोटा मिलता है। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? वहाँ पर उनके आरक्षण की बात कर रहे हैं। अब आरक्षण क्या हर किसी को नहीं मिलता? आरक्षण भाई सरकारी नौकरी में उन्हीं को मिलेगा, ठीक है, जिनके पूर्वज कैसे हों, पिछड़े समुदाय के से हों, या एससी कैटेगरी के हों, या फिर एसटी कैटेगरी के हों, या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हों, या फिर बात हम करें ओबीसी कैटेगरी के हों, ठीक है, कैसे हो? ओबीसी कैटेगरी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट से हो, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे लोगों को क्या मिलता है? नौकरी में मिल जाता है
कोटा, यानी इनको मिल जाता है रिजर्वेशन, जिस वजह से जैसे कि जो जनरल वाले बंदे होते हैं उनको जैसे कि उनका सिलेक्शन 200 में से हो रहा होता है 160 पर, लेकिन जो SC ST जो पिछले समुदाय के जो लोग होते हैं, जो पिछड़े समुदाय के लोग होते हैं, इनका जो सिलेक्शन हो जाता है, इनका सिलेक्शन हो जाता है भाई 130 पे, ठीक है, 125 पे, लेकिन जो जनरल वाले हैं इनका सीधा होता है भाई 130 सॉरी 160 170 है, ठीक है दोस्तों। तो ये चलती है भाई मेरिट बेस्ड कट ऑफ निकलती है। और उसके बाद में इन रक्षात्मक भेदभाव को ठीक है, एक उदाहरण इसका ये भी है कि यहाँ पर लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है, जो स्कूल में, ठीक है, विद्यालय में या फिर जो कॉलेज यानी यूनिवर्सिटी में, महाविद्यालयों में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको क्या मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है, यानी स्कॉलरशिप मिलती है। सरकार उनको स्कॉलरशिप देती है, क्यों देती है, क्योंकि उसका मेन रीजन यही होता है कि जिस प्रकार से सोसाइटी के जो अन्य लोग गिरोह किए हैं, ठीक है, शिक्षा में उनके ये एक अच्छी खासी पहुँच है, तो वो भी क्या अपनी पहुँच को ऊपर तक ले जाएंगे। कब ले जाएंगे, जब उनके पास आर्थिक रूप से जब पैसे रहेंगे। तो इसी को जो बीच में गैप बना हुआ है, इसी गैप को कम करने के लिए सरकार क्या करती है, बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, ठीक है दोस्तों। और हम बात करें इसके अगले उदाहरण की, तो अगला उदाहरण ये है कि महिलाओं के लिए भी विशेष योजनाएं हमेशा सरकारें लाती रहती हैं। जैसे कि कुछ समय पहले एक योजना आई थी, ठीक है, लाडली बहना योजना, या फिर हम बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, इस तरह के अभियान लेकर के आती है सरकार, ठीक है, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देती है। और जो भी नारीवादी है, ठीक है, जो भी नारीवाद है, इसको भी क्या एकदम ऊपर रखती है, तत्पर रखती है, ठीक है। और उसके बाद में महिला अध्यक्ष आंदोलन भी बनाए जाते हैं ताकि महिलाओं के हित में नई नई विशेषताएं योजनाएं आती रहें, ठीक है। और उसके बाद में महिलाओं के हित में हमेशा विकास होता रहे, क्योंकि महिलाएं क्या हैं, किसी भी समाज की, किसी भी राष्ट्र की जननी होती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए समझते हैं हम निष्पक्षता का सिद्धांत क्या होता है। तो निष्पक्षता नाम से पता चल रहा है कि ऐसा सिद्धांत है जहाँ पर कैसा है, निष्पक्ष है, यानी किसी भी पक्ष में नहीं है। कैसा है, निष्पक्ष है। ना तो हमें ए पार्टी से कोई लेना देना है, ना ही कोई हमें बी पार्टी से लेना देना है। हम कैसे हैं, निष्पक्ष हैं। चलिए दोस्तों, अब भाई समझ लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है। तो हम भाई इसमें अर्थ की बात करें तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि यहाँ पर सभी व्यक्तियों के साथ बिना किसी पक्षपात, भेदभाव या पूर्वाग्रह के समान और न्यायपूर्ण व्यवहार करना ही क्या है, निष्पक्ष सिद्धांत है। निष्पक्षता का सिद्धांत सीधा से यही है कि किसी के साथ भी कोई सी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। पक्षपात की भावना नहीं लेकर के आनी है, भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूर्वाग्रह का मतलब ये है कि जो लोग पहले से किसी के बारे में सोच विचार लेते हैं कि हाँ जो फलाने जी हैं, यानी जो फलाने जी हैं, ठीक है, कैसे हैं, बहुत ज़्यादा वाहियात किस्म के इंसान है, कैसे हैं, वाहियात किस्म के इंसान है, इनसे तो बात करना ही बेकार है। अब इनसे हम बात करेंगे तो हमारी जीवन कैसा हो जाएगा, नर्क हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी तरह की ये जो धारणाएं बना लेते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं पूर्वाग्रह, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए एक और वर्ड बता दूं जो कि आपको हमेशा सोशल साइंस में हमेशा देखने को मिलेगा, रूढ़िवादी। तो जो ये हमारे जो पूर्वाग्रह होते हैं, जब ये इतने ठोस हो जाते हैं, इतने जब पक्के हो जाते हैं कि हाँ यही है वो लीचड़ आदमी, ठीक है, यही है वो जो कि पूरी सोसाइटी में बदनाम है, ठीक है, जबकि वो सोसाइटी का अच्छा बंदा है, लेकिन अब क्या बंदों ने मान लिया है, बहुत सारे लोगों ने मान लिया कि हाँ जो ये है इनकी बस की नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर लोगों ने क्या बना ली, अपनी रूढ़िवादी धारणाएं बना ली। अब इन्हीं धारणाओं के चक्कर में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंटरफेयर नहीं करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। तो ये थी इसकी कुछ जो ये था इसका कुछ अर्थ वगैरह, ठीक है, ये थी इसकी कुछ डेफिनेशन। चलिए अब समझाता हूँ मैं आपको इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, किसकी, निष्पक्षता, ठीक है, निष्पक्षता का सिद्धांत की, ठीक है। तो निष्पक्षता का सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं ये हैं कि यहाँ पर जो भी मेन चीज़ ये है कि कैसा व्यवहार होना चाहिए, समान व्यवहार होना चाहिए, यानी ना तो हम ए पक्ष में जाएंगे ना ही हम बी पक्ष में जाएंगे, हम दोनों में क्या है, इक्वली भी ट्रीट करेंगे। जिस हिसाब से हमारे लिए ए वाले हैं देन उस हिसाब से हमारे लिए बी वाले हैं, ठीक है दोस्तों। और साथ साथ यहाँ पर अगली विशेषता, इसकी मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ पर न्याय कैसा, दोनों पार्टियों को बराबर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें ए पार्टी को ज़्यादा ऊपर ले गए, बी को बिल्कुल धकेल दिया, या फिर हम बी को ऊपर ले गए और ए वालों को हमने बिल्कुल एकदम तोड़ मरोड़ दिया, ठीक है, हमें ए वालों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर न्याय क्या है, दोनों के लिए इक्वली न्याय होगा, दोनों के लिए सेम कानून व्यवस्था होंगी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर क्या है, पक्षपात का अभाव देखने को मिलता है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। निष्पक्षता का सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ पर जो भी काम होगा निष्पक्ष होगा। निष्पक्ष मतलब किसी भी पक्ष में नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, पक्षपात की, ठीक है, जो पक्षपात की जो लोगों के अंदर भावना होती है कि हाँ ये तो हमारे चाचा जी हैं, विधायक हैं, ये तो हमारे हित में काम करेंगे, लेकिन नहीं, जहाँ पर इस तरह की भावनाएं अगर आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं कि एक पार्टी को तो आगे कर देते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी को एकदम पूरी क्रूरता के साथ उसको कुचल देते हैं, ठीक है। तो
बात करते हैं हम इसी की अगली विशेषता, जो कि है इसमें पारदर्शिता। कैसी होती है यहाँ पर पारदर्शिता, यानी पारदर्शिता सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर बात कर रहे हैं हम ट्रांसपेरेंटी की। किसकी बात करें भाई? ट्रांसपेरेंटी। ट्रांसपेरेंटी का सीधा सा मतलब ये है कि जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, चाहे वो पार्टी ए के लिए बनाए गए हों, चाहे वो पार्टी बी के लिए बनाए गए हों, दोनों में क्या है, दोनों में सेम नियम कानून लागू होंगे, तो दोनों के बीच में क्या पारदर्शिता है। क्या है? पारदर्शिता है दोनों के बीच में, ट्रांसपेरेंटी कि हाँ, ये इसके बारे में ये ए वाले जानते हैं और बी के बारे में ए वाले जानते हैं और ए के बारे में बी वाले जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब समझते हैं कि निष्पक्षता का सिद्धांत के इसके उदाहरण क्या हैं। तो जो निष्पक्षता के जो उदाहरण है यहाँ पर क्या है, परीक्षाओं में सभी छात्रों को एक समान पर्सन और समय देना। ठीक है, निष्पक्ष का सीधा सा मतलब है कि जो भी परीक्षाएं होती हैं, ठीक है, जो भी परीक्षाएं होती हैं, तो यहाँ पर क्या है, जो भी बच्चे, एक तो क्षत्रिय समुदाय से, ठीक है, एक है एससी समुदाय से या फिर एसटी समुदाय से। अब ऐसा नहीं है कि हम एससी वाले को बिल्कुल हलवा पेपर दे दें या फिर जो जनरल कैटेगरी है उसको बिल्कुल हलवा पेपर दे दें और इसके बाद उसके तो पूरे भावी नंबर आ जाए, और उसके बाद जो एक बच्चा है, जो बच्चा है वो इसका पूरा नीचे पूरा लेवल आ जाए। तो यहाँ पर क्या, ये तो गलत हो गया। तो ये क्या है, पक्षपात हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पक्षपात हो रहा है। जिसके हित में हम काम करने लगे तो वहाँ पर हम क्या कर्म कर रहे हैं, पक्षपात की भावना दिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये निष्पक्षता का सीधा मतलब है हम किसी भी पक्ष में नहीं है, हम किसी भी पक्ष में नहीं है। जब हम किसी भी पक्ष में नहीं रहेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक जैसे सभी बच्चों के लिए प्रश्न पत्र बनाएंगे और सभी के लिए क्या समान क्या देंगे, समय देंगे। ठीक है, सभी के लिए क्या इक्वल समय, आपके लिए भी 3 घंटे हैं, आपके लिए भी 3 घंटे हैं और आपके लिए भी 3 घंटे हैं। वो आप 3 घंटों में क्या काम करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, और हम बात करें इसके अगले उदाहरण की। तो अगले उदाहरण में हम बात करेंगे इसकी नौकरी में योग्यता के आधार पर चयन करना। ठीक है, निष्पक्षता का मतलब सीधा से ये है कि किसी की पक्ष में लेकर आकर के न्याय नहीं ले लिया है। ठीक है, निष्पक्षता का सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपके अंदर योग्यता है तभी जा करके आपका चयन होगा, लेकिन आपके अंदर योग्यता ही नहीं है तो आपका चयन कहाँ से होगा। ठीक है, चाहे फिर आप पिछड़े समुदाय से हो या फिर जनरल कैटेगरी से हो। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपको पता ही है कि भारत सरकार में जो भी वैकेंसी निकलती हैं वो कैसी होती हैं, योग्यता के आधार पर होती हैं। कैसी होती हैं, योग्यता के आधार पर होती हैं। और आप लोगों ने देखा होगा जो भी यूपीएससी के जो पेपर होते हैं, यूपीएससी के भाई जो पेपर होते हैं, ठीक है, उनमें से कितना करीब 15-20 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, उनमें से निकलता ही किसका है, 180 बच्चे ही आईएएस बन पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, उन 180 बच्चों के अंदर क्या है, वो पोटेंशियल है, वो इतना ज़्यादा धैर्य है, पेशेंस है। ठीक है, और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं उनके अंदर जो बाकी के अंदर सरकार को नहीं दिखाई थी, वहाँ का जो डिपार्टमेंट उनको नहीं दिखाई थी, उन बस उन्हीं के अंदर वो चीज़ें लगी। तो यहाँ पर क्या उनके अंदर योग्यता थी, तो इस वजह से उनको क्या नौकरी में लेकर के आया गया। ठीक है दोस्तों, और हम बात करते हैं इसके अगले उदाहरण की। तो अगला उदाहरण ये है, ठीक है, कि यहाँ पर क्या है, कानून के सामने सभी को समान मानना है। ठीक है, कानून क्या है, सभी के लिए इक्वल है। अब ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए कानून अलग अलग बनाया जाएगा। अगर हर किसी के लिए कानून अगर अलग अलग बना दिया गया तो यहाँ पर कानून की जो मात्रा है इतना ज़्यादा तादाद में बढ़ जाएगी, इतनी ज़्यादा इसकी पोटेंशियल इतना बढ़ जाएगा, तो उसके बाद सोसाइटी के लोग खुद से डरने लगेंगे। ठीक है, कि पता नहीं क्या ही चल रहा है भाई। चलिए दोस्तों, इस पर से समझते हैं कि जो रक्षात्मक भेदभाव है ये होता क्या है। तो रक्षात्मक भेदभाव का पहले हमने एकदम रिवीजन करेंगे बस। ठीक है, बस रिवीजन करेंगे, अर्थ समझेंगे, उद्देश्य समझेंगे और इसके आधार समझेंगे, इसके समझेंगे उदाहरण और समझेंगे भाई इसके दृष्टिकोण। ठीक है दोस्तों, तो पहला अर्थ समझते हैं। तो अर्थ में सीधा सी ये है कि जो कमजोर और जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, ठीक है, इनको क्या हमें आगे लेकर के आना है। तो यही क्या है, और इसके बाद में इनकी यही क्या है, इसका अर्थ है। और इसके बाद इनको क्या विशेष सुविधाएं प्रोवाइड करनी है, ताकि जिस प्रकार से जो अन्य जाति वाले या अन्य धर्म वाले लोगों का विकास हुआ है, सेम उस तरह से ये भी अपना विकास करें और अपनी सोसाइटी की एक बढ़िया तरीके से डेवलप करें और देश हित में अपने आप को रखें। ठीक है, और हम बात करें कि जो रक्षात्मक भेदभाव के जो उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर क्या है, ऐतिहासिक असमानताओं को कम करना। अब ऐतिहासिक की असमानता को कम करना का मतलब सीधा सी है कि पहले के समय में कितने वर्ण होते थे, पहले के समय में 4 वर्ण होते थे। पहला होता था हमारा भाई क्षत्रिय, ब्राह्मण, और उसके बाद एक होता था हमारा शूद्र और एक होता था हमारा वैश्य। ठीक है, उसके बाद सबसे जो मेन काम किसका था, ब्राह्मण का था। ब्राह्मण क्या करते थे, क्षत्रियों को अलग काम दे दिया कि आपको भाई लड़ाई दंगा करना है। ब्राह्मणों का अपना काम होता था कि हमें तो पूजा पाठ करनी है और हवन यज्ञ वगैरह करवाने हैं और उसके बाद में शिक्षा वगैरह लोगों को देनी है। वैश्य का काम होता था कि इधर उधर ट्रेडिंग वगैरह करनी है, ये इसका काम देख लिया, उसका काम देख लिया। और हम बात करें कि भाई शूद्र की, तो ये इस तरह के समुदाय के लोग होते थे जो कि इन तीनों वर्गों की ही सेवा करते थे। ठीक है, तो ऐसे जो लोग उस टाइम के ऐतिहासिक जो असमानता देखने को मिलेगी, जैसे कि जो शूद्र समुदाय है, ठीक है, आज के समय में उनको हम SC ST कैटेगरी से जानते हैं या फिर पिछड़े जो भी समुदाय हैं उनकी कैटेगरी से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो
अब जो वहाँ पर क्या है, प्राचीन समय से ये वाली समानता हमें असमानता हमें देखने को मिल रही थी। अभी इसी समानता को इसी असमानता को हमें क्या करना है, कम करना है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या है, इसका सीधा उद्देश्य है, सरकार इस चीज़ के ऊपर एकदम से बेहतर तरीके से काम करती भी है। ठीक है, और इसके बाद जो यहाँ पर जो समानता दिलाने का जो काम किया है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है दोस्तों, और हम बात करते हैं यहाँ पर आधार की, तो इसका क्या है, रक्षात्मक भेदभाव का आधार, तो आधार सीधा सी ये है कि सामाजिक न्याय। लोग क्या है, सामाजिक प्राणी है। ठीक है, जो भी मनुष्य कैसा सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहने वाले हर व्यक्तियों को कैसा, एक समाज में एक क्या न्याय मिल जाए। ठीक है, जो भी उसका जो भी हित है उसको कैसे न्याय मिल जाना चाहिए। और हम बात करते हैं भाई उदाहरण की, तो उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें आरक्षण। ठीक है, जैसे कि रिजर्वेशन हमारा हो गया, स्कॉलरशिप, और उसके बाद विशेष योजनाएं किन के लिए, जो समुदाय पिछड़े हैं। ठीक है, जो समुदाय पिछड़े हैं। ठीक है दोस्तों, और बात करें रक्षात्मक भेदभाव की हम दृष्टिकोण की, तो इसका सीधा सा दृष्टिकोण ये है कि यहाँ पर क्या, समानता को दूर करने के लिए समान अवसर, ठीक है सॉरी असमान अवसर, क्या है ये दृष्टिकोण इसका सीधा सी ये है कि असमानता को दूर करने के लिए असमान व्यवहार करना। ठीक है, असमानता को हम जब दूर कब करेंगे, जब हम असमान व्यवहार करेंगे। ठीक है, तभी तो जाकर के हमारी जो असमानता है वो दूर हो जाएगी। अगर हम हर किसी के साथ अगर समान व्यवहार करेंगे तो उससे क्या होगा, असमानता बढ़ेगी। ठीक है, और हम बात करते हैं, चलिए दोस्तों फिर से निष्पक्षता का सिद्धांत। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि सभी के साथ कैसा हमें न्याय करना है, समान, और उसके बाद में बिना पक्षपात के व्यवहार करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य भाई हम बात करें तो उद्देश्य इसका ये हो जाएगा कि सभी को बराबरी का अवसर देना है, और इसका आधार ही क्या है, समानता और न्याय। ठीक है, इसी के बेस पे दोनों की दोनों चीज़ें खड़ी हुई हैं। और हम बात करते हैं इसके उदाहरण की, तो उदाहरण में क्या है कि मेरिट के आधार पर चयन। ठीक है, जितने जिस हिसाब से जिनके नंबर बनने हैं उस हिसाब से उनको लेना चाहिए, उनकी योग्यता के अनुसार लेना चाहिए, और कानून के सामने सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं। जो निष्पक्षता का जो सिद्धांत है, इसका दृष्टिकोण कहता है कि सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम समझते हैं कि औपचारिक समानता क्या होती है। औपचारिक समानता की हम भाई बात करें, यानी इसके अर्थ की बात करें, तो यहाँ पर अर्थ इसका ये है कि सभी व्यक्तियों के साथ कानून के सामने व्यवहार करना। ठीक है, सभी व्यक्तियों के जो भी जितने ही व्यक्ति हैं हमारे देश में, सभी के साथ जो कानूनी जो बिहेवियर है, सभी के साथ कैसा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और जो औपचारिक सिद्धांत है, ठीक है, और औपचारिक जो समानता का जो सिद्धांत है, ये कैसा है, सबको एक जैसा ट्रीट करो। इसका सीधा सा यानी फॉर्मल क्या है, फॉर्मल इक्वलिटी है, तो ये पर सीधे से मतलब यहाँ है, यानी जो इसके जो प्रिंसिपल हैं ये हमें सीधे बताते हैं कि सभी के साथ कैसा एक जैसा ट्रीट करना है, सभी को एक जैसा समझना है, किसी को ऊपर नीचे नहीं समझना है, किसी को ऊंच नीचे नहीं समझना है, किसी के बीच में खाई पैदा नहीं करनी है। और बात करते हैं हम उसके औपचारिक समानता के आधार की, तो यहाँ पर आधार हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या है, समान नियम है, और इसके बाद में और समान नियम है। ठीक है, और बात करें यहाँ पर उदाहरण की, तो एक ही परीक्षा। ठीक है, औपचारिक समानता में क्या है कि हर किसी को क्या एक ही परीक्षा देनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि प्रत्येक समुदाय के लिए एक अलग अलग परीक्षा लेकर के आ रहे हैं और हर किसी का जो चयन है वो डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और हम बात करते हैं यहाँ पर एक ही नियम कानून के सामने सभी क्या है, बराबर हैं। जैसे कि जो हमारा संविधान है, अब संविधान क्या है, हर किसी के लिए एक जैसा ही रखेंगे। अब हर किसी के लिए एक जैसा रहेगा तो उसके बाद जो कानून व्यवस्था है वो बढ़िया तरीके से चल पाएगी। अब सोचो कि अगर हर किसी के लिए नए नए कानून बनाने अगर शुरू कर दिए, ठीक है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, या फिर किसी और अन्य विशेष चीज़ों के आधार पर, तो यहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा क्रूरता फैल जाएगी, दिक्कत देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम समझते हैं कि वास्तविक समानता, ठीक है, यानी रियल इक्वलिटी, तो इसका अर्थ क्या है। तो वास्तविक समानता का अर्थ है कि लोगों की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर समानता लाना। ठीक है, जैसे कि कोई भी बंदा है, उसकी वास्तविक स्थिति कैसी है, ठीक है, वर्तमान में वो कैसा है, ठीक है, उसी हिसाब से उसको क्या देना है, उसी हिसाब से उसको क्या समानता प्रोवाइड करनी है कि हाँ कि आपका जो लेवल है कहाँ पर है। ठीक है, अब बात करें कि वास्तविक समानता के सिद्धांत की, तो इसका सिद्धांत ये है कि सभी को बराबरी तक पहुंचाने के लिए अलग अलग मदद लेना। ठीक है, सभी को क्या है, अलग अलग सभी को बराबरी पहुंचाने के लिए, यानी सभी को क्या, जो समुदाय पीछे रह गया है अब इनको भी क्या करना है, इनको पुश करके आगे लेकर के आना है। जब ये लोग आगे आ जाएंगे तो देश हित में अपना क्या करेंगे, कल्याण करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं इसके वास्तविक समानता के आधार की, तो इसका आधार ये है कि यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करना है। क्या करना है, जो भी सामाजिक और जो आर्थिक असमानताएं हैं, ठीक है, इनको क्या है, दूर करना है। उदाहरण के लिए यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आरक्षण। गरीबों के लिए विशेष योजनाएं लेकर के आ जाती हैं, जैसे कि सरकार हर महीने 80 करोड़ लोगों को क्या करती है, राशन फ्री में प्रोवाइड करती है। स्कूल में मिड डे मील स्कीम चल रही है ताकि जो गरीब बच्चे हैं, ठीक है, जो कुपोषित बच्चे हैं, उनके लिए अच्छा खाना मिल सके। और उसके अंदर आंगनबाड़ी चलाती है सरकार, बालवाड़ी चलाती है। और हम बात करें किसकी, तो सरकार जो छठी क्लास से जो पहली क्लास से लेकर के और जो 8वीं
तक के जो बच्चे होते हैं इनके लिए सरकार फ्री शिक्षा, फ्री खाना, फ्री स्कूल एजुकेशन, सारा A to Z खर्चा खुद उठाती है, ठीक है, ताकि जो गरीब बच्चे हैं, जो पिछड़े समुदाय के जो बच्चे हैं, इनका भी क्या कल्याण हो सके, ये भी क्या है देश हित में अपने आप को रख सकें, ठीक है, और देश के लिए कुछ तरक्की का जो भी प्रोग्रेस है उनमें अपना योगदान दे सकें, ठीक है। और इसके बाद में जो इसका अगला उदाहरण है जो कि है महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं। अब महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं जैसे कि सरकारें हर साल लेकर के आती हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में अब महिलाओं के लिए जैसे कि जो महिला जो सशक्तिकरण, सरकार इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बल देती है, नारीवाद के ऊपर बल देती है, और महिलाओं के लिए क्या है हर जगह आज के समय में एक अच्छी स्थिति होती जा रही है, संसद में हो, ठीक है, लेकिन संसद में क्या है अभी महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि महिलाएं क्या है राजनीति में ज़्यादा अग्रसर नहीं है, महिलाएं क्या है ज़्यादा राजनीति में अग्रसर नहीं है, क्योंकि हमारे देश में कितनी महिलाएं हैं जो कि राजनीति में भी हैं तत्पर, ठीक है, कितनी होंगी जो बड़े बड़े लेवल पर हैं, जैसे कि एक तो ये हो गई रेखा गुप्ता, और उसके बाद में जो ये हैं निर्मला सीतारमन जी और ममता बनर्जी, एक समय में मायावती का भी दबदबा था भाई, और ठीक है। तो इस तरह की जो महिलाएं हैं, अब ये महिलाएं क्या कर रही हैं, और इंदिरा गांधी को तो कोई भूल ही नहीं सकता है, उनका क्या उनका देश में बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ जो आपका जो चैप्टर है, यानी जो आपका जो यूनिट है, यूनिट नंबर 13, ठीक है, फाइनली पूरा भाई कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर, ठीक है, और वीडियो को भी शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं भाई इसके नेक्स्ट यूनिट में, ठीक है, तब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।